अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है, गुवाहाटी को मिला है सबसे पहला बंदीकूट नाम का मशीनरी। एक ऐसा मशीन जो सीवर्स की, नालों की, जो अंदर गटर के अंदर फंसे हुए कूड़े की सफाई करेगा। इस सफाई के दौरान किसी भी व्यक्ति को इस नाले में, गटर में उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मशीन सेट हो जाएगी। मशीन सेट होने के बाद में बटन प्रेस होगा और अपने आप पूरी की पूरी गटर की सफाई हो जाएगी। जब इस गटर की सफाई अपने आप हो जाएगी तो किसी भी इंसान की जान नहीं जाएगी। हर 5 में से एक नाली साफ करने वाले या सीवर होल को साफ करने वाले व्यक्ति की जान नाली में चली जाती है। सफाई करते समय में सांस ना आने से, चेस्ट में इन्फेक्शन होने से, स्किन में इन्फेक्शन होने से, अलग अलग प्रकार की कैंसर की बीमारियां होने से। तो इसको प्रिपेयर किया गया है भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के आधार पर, जिसमें गुवाहाटी पहला राज्य बनेगा नॉर्थ ईस्ट रीजन का जिसको सफाई करने के लिए बंदीकूट नाम का ये मशीनरी मिलेगा। इसका जो इनॉग्रेशन हुआ, जो उसे किया गया मिनिस्ट्री ऑफ गुवाहाटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, इसके अंदर जो इसे प्रिपेयर किया गया, ये हमारे देश के अंदर ही प्रिपेयर किया गया, इसे डेवलप किया गया, डिजाइन किया गया। इसकी फंडिंग जो होगी वो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से ही होगी। इसके अंदर जो है नालियों की सफाई करने के लिए इंसानों के रोल को समाप्त करना है। इसके अंदर गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है इसके साथ में एक जेसीबी को भी लगाएगी ताकि इस जेसीबी से नालों को बिल्कुल क्लियर किया जा सके, गंदगी को हटाया जा सके, ब्लॉकेजेस को समाप्त किया जा सके। ध्यान दीजिएगा, गुवाहाटी कोयम्बटूर के बाद गुरुग्राम और कोयम्बटूर के बाद गुवाहाटी तीसरा बड़ा शहर बन चुका है जहां पर इस प्रकार की मशीन से सफाई होगी। अगर बात करते हैं असम के मिनिस्टर की तो उसका नाम है सर्बानंदा सोनोवाल। गवर्नर है जगदीश मुखी। कैपिटल है दिसपुर। इसी से संबंधित अभी कुछ हाल ही में अर्जुन नाम की ऐप भी चलाई गई। रोबोटिक सर्विलांस रखेगी पैसेंजर्स पर जो ट्रेन से सफर करते हैं। इसके अंदर एक कैमरा एक बार में 1000 से ज्यादा लोगों के चेहरों को रिकॉग्नाइज करेगा और उनसे संबंधित पूरी की पूरी सर्विलांस करी जाएगी। यदि कोई भी संदिग्ध होगा, शक के घेरे में होगा तो उस पर भी नजर रखी जाएगी। इसी प्रकार से सरकार ने कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचाने के लिए अभी एक रोबोटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जिससे कि आप काफी सारी अपने आप को बचा सकते हैं। एक जैसे ही कुछ समय पहले एक सैनिटाइज करने के लिए पूरे रूम को, हॉस्पिटल के रूम्स को, ऐसे ही एक बल्ब टाइप की एक तरीके की यूवी रेज नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था जिससे क्या बचाया जा सकता था और सारे के सारे हेल्थ वर्कर्स की जान को कोविड-19 के इन्फेक्शन से आने से बचाया जा सकता था। तो ये एक सबसे बेहतरीन शुरुआत है। इसके बाद आता है भारत के अंदर दिसपुर नाम की जगह को नीति आयोग ने डेल्टा रैंकिंग के आधार पर, याद रखिएगा, नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग के आधार पर एक तरीके से एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया है। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जो हर तरीके से आगे बढ़ रहा है, डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहा है। इसका जो ये रेशियो मैनेज किया जाता है, ये 6 एरियाज को ध्यान में रख के किया जाता है। उन 6 एरियाज में जैसे हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर, फाइनेंस, स्किल डेवलपमेंट, ऐसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के बाद नीति आयोग जो है रैंकिंग करती है। नीति आयोग रैंकिंग इसलिए करती है ताकि ये ध्यान रखा जा सके कि कौन सा राज्य अभी पिछड़ा हुआ है और कौन से राज्य को अभी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस परिस्थिति के अंदर इस परिस्थिति में सभी प्रकार के मेजर्स को चेक किया जाता है कि ये किस किस चीज में आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, नीति आयोग ने इसी साल जनवरी के अंदर 16 डेडिकेटेड गोल्स को लेकर 2030 तक में पूरे देश से गरीबी को रिमूव करना, एजुकेशन को बढ़ाना, एजुकेशन के बाद हेल्थ, न्यूट्रिशन, ऐसे कुछ 16 पॉइंट्स है जहां पर इनके इंप्रूवमेंट के काम किए गए। तो ओवरऑल जो डेल्टा की रैंकिंग है ये फरवरी से जून 2020 के पीरियड को देखते हुए रखी गई है। इसके अंदर ये एक रेशियो है जिसके अंदर पहला सेक्शन आता है बीजापुर, आपका छत्तीसगढ़ के अंदर। नंबर 2 आता है रायभोई मेघालय के अंदर। तीसरा आता है बहरीच उत्तर प्रदेश, नवादा बिहार और मोगा पंजाब। ये फरवरी से जून तक की रैंकिंग है। इस रैंकिंग के अंदर डेली वाइज, आपके मंथली वाइज इंप्रूवमेंट चेक किए जाते हैं और 6-6 महीने के सेक्शंस को दिखाया जाता है आपके राज्य के अंदर बढ़ती हुई डेवलपमेंट को देखकर। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का अर्थ क्या है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का अर्थ यह है जिन्होंने एकदम से पूरे राज्य के अंदर बदलाव करने का प्रयास किया। पहले कुछ थे और आज काफी तेजी से, कितनी प्रकार से तेजी से प्रोग्रेस की जा रही है। इससे संबंधित अभी कुछ ही समय पहले अनलॉक को खोलने के लिए भी नीति आयोग ने कोविड-19 की परिस्थिति को ध्यान
ध्यान में रखते हुए बहुत सारी नॉर्म्स लागू की थी कि आपको किस प्रकार से अपने आप को बचाना है बीमारी के आने से। ये नीति आयोग खासकर महिलाओं, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और छोटी लड़कियों के हर तरीके से डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को ध्यान देता है। अगर आपको कोविड-19 से किसी भी प्रकार की समस्या देखनी हो तो यहाँ पर पूरी वेबसाइट गिवन है, वेब पोर्टल है, आप उसका नेविगेशन कर सकते हैं, कैंपेन को सपोर्ट कर सकते हैं, सारी चीजें ध्यान दे सकते हैं। नीति आयोग के जो चेयरमैन है वो नरेंद्र मोदी हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अमिताभ कांत और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अब भारत ने मालदीव के साथ एक और ऐसा एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके अंदर भारत जो है प्रोवाइड करेगा 5.6 मिलियन ग्रांट प्रोवाइड करेगा ताकि मालदीव अपने 9 सेक्शंस पर काफी डेवलपमेंट कर सके। इन 9 सेक्शंस के अंदर फिशिंग प्रोसेसिंग प्लांट आ जाएगा, टूरिज्म डेवलपमेंट आ जाएगा, वाटर प्लांट सेटअप आ जाएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट आ जाएगा। इस प्रकार के 9 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे मालदीव के द्वारा। ये एक सिंबॉलिक चेक के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री ने साइन करके दिया है। किसको दिया है? संजय सुधीर जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं। और भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर किसको देंगे? यहाँ पर इंडोनेशिया के, आपके मालदीव के फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर को, जिसका नाम है अब्दुल सहीद। इन्होंने बेसिकली दोनों ने मिलकर अपने संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश की है, जिसके अंदर बढ़ती हुई डिमांड, फिशरीज की बढ़ती हुई आपकी जो डिमांड्स है उनको और तेज करना है ताकि तेजी से मालदीव प्रोग्रेस कर सके। इसका एक अंडर राइजन भी समझ लीजिए, हमारे सारे पड़ोसी धीरे धीरे चाइना के तरफ बढ़ते जा रहे हैं। चाहे और पाकिस्तान हो गया, जैसे श्रीलंका हो गया, श्रीलंका के बाद आपका नेपाल हो गया, बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं वहीं पर है। तो इस प्रकार से इंडोनेशिया की बात करें तो हमें इन पड़ोसियों को ये तो नहीं कह सकता कि हमारे पास इतना पैसा है कि जितना चाइना ने एक बार में उधार दे दिया और उनको अपनी तरफ मोड़ दे, लेकिन काफी कोशिश की जा रही है ताकि तेजी से तरक्की की तरफ अपनी तरफ मोड़ा जा सके। जब अगर पड़ोसी देश सशक्त हो जाएगा तो इन्हें चाइना से कर्ज लेने की, उधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। 2019 में भी भारत ने 7 मिलियन देने का प्रोग्राम किया था और दिए भी थे, जिसके अंदर उसी के एडिशन में ये 5.6 मिलियन को अनाउंस किया गया है। इंडिया ने वैसे भी अपने पड़ोसी देशों के साथ में उधार का एक प्रोसेस चला रखा है 400 मिलियन यूएसडी करेंसी स्वैप का। 400 मिलियन करेंसी स्वैप का मतलब क्या है? जिन देशों को पैसे की आवश्यकता है, अब अगर वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जाता है तो उसी करेंसी में लौटाना पड़ेगा जो वर्ल्ड बैंक का पास है। यानी कि वर्ल्ड बैंक ने लोन अगर डॉलर में दिया है तो डॉलर में ही आपको रिटर्न करना पड़ेगा। अब ये करेंसी स्वैप क्या है? करेंसी स्वैप का मतलब ये, भारत पहले 400 मिलियन जो डॉलर है ये इनको प्रोवाइड कर देगा। 400 मिलियन डॉलर प्रोवाइड करने के बाद में क्या होगा? जब इनको आवश्यकता पड़ेगी भारत की, तो ये अपने बदले में रिसोर्सेज को दे करके भारत का ये कर्ज पूरा करेंगे। एक तरीके से एडवांस पैसा दे दिया 400 मिलियन के सामान का कि आप ये हमसे पैसा ले लीजिए, धीरे धीरे हम सामान लेकर के अपने पैसे को पूरा कर देंगे। क्योंकि या फिर जो आपके देश में टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो भारत के मैकेनिज्म के आधार पर बनेगा। तो इस प्रकार से इस पैसे को पूरा किया जाएगा। ये अपने सारे पड़ोसी देशों के लिए, लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम फेल हो जाता है जब इसके प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो हो जाते हैं। भारत ने ये प्रोग्राम चलाया था अभी कुछ समय पहले, श्रीलंका के जो बेसिकली मेन स्पोक्स पर्सन भारत में आए थे, आने के बाद में उन्होंने भारत से 400 मिलियन डॉलर का करेंसी स्वैप मांगा। इस करेंसी स्वैप के अंदर भारत ने 15 दिन का डिले कर दिया, 15 दिन का डिले कर दिया, जिसके अंदर उन्होंने भारत से संधि करने की जगह चाइना से 500 मिलियन डॉलर्स का क्या कर दिया? 500 मिलियन डॉलर्स का सेटअप कर दिया और 2 दिन में पास भी हो गया। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं भारत की डिले और स्लो पॉलिसीज के आधार पर ये सारा का सारा जो पड़ोस है, हमारा नेबरहुड है, वो जा रहा है आपका चाइना की तरफ। अब मालदीव की बात करते हैं तो कैपिटल माली, करेंसी जो है मालदीवियन रुपया और प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली। अगली न्यूज आती है बांग्लादेश के अंदर से कि बांग्लादेश में 300 साल पुराना श्री श्री जॉय काली माता टेम्पल है, इसको तैयार किया जाएगा भारतीय सपोर्ट के आधार पर। बांग्लादेश के नटूरा सेक्शन के अंदर ये था, नटूर सेक्शन के अंदर था, जहां पर इसे तैयार किया जाएगा। 2016 से इसको तैयार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन धीरे धीरे सरकारी काम जिस हिसाब से चलते हैं ये आप सभी जानते हैं। खाली हिंदुस्तान ही नहीं, बहुत सारे देश इसमें पिछड़े
रिलेटेड में। तो बांग्लादेश और भारतीय सरकार मिलकर इसको बनाएगी, सारी फंडिंग भारत की तरफ से जाएगी। इसके अंदर जो अदर मेंबर्स हैं जिसमें कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का सेक्शन है, वो सारा का सारा भारत से सपोर्ट होगा ताकि इसको तैयार किया जा सके और आस्था के साथ साथ एक रिलीजन, धर्म और एक कैटेगरी को बचाया जा सके। बजट 97 लाख रुपए का जो बांग्लादेशी टका है, इसके अलावा 1.33 करोड़ रुपए की बांग्लादेशी टका की सहायता भारत से भी प्रोवाइड होगी और इसको तैयार किया जाएगा। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है कि जो दयाराम रॉय हैं, इन्हें दयाराम रॉय के द्वारा, इस टेंपल को दयाराम रॉय के द्वारा बनाया गया था, जो दीवान थे रानी बहानी के, जो नटोर की थी, और इसके फाउंडर भी जो थे वो दिग्पतिया रॉयल फैमिली थी 18वीं शताब्दी के अंदर। फेस्टिवल के नाम पर यहाँ पे दुर्गा पूजा होती है क्योंकि बहुत सारी बंगाली फैमिली है बांग्लादेश के अंदर, तो इसकी पूजा होती है और इसको सेलिब्रेट काली पूजा के नाम पर किया जाता है। इसका बहुत जबरदस्त इंपैक्ट पड़ेगा वहां पर, काफी ज्यादा ये भी होगा कि आपकी जो कम्युनिटी है वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगी। तो इस टाइप की जो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन है वो पहले भी रामकृष्णा टेम्पल जो था वहां पर हो चुकी है। निमानपुर गर्ल्स हॉस्टल जो है इस स्कीम के अंदर आप वो भी आता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम थे जो इंडिया चलाता है। इससे रिलेटेड अभी कुछ समय पहले ही वियतनाम के अंदर शिव भगवान की, लॉर्ड शिवा की एक बहुत बड़ी जमीन के अंदर से 1100 साल पुरानी एक मूर्ति निकली है। अब इससे यह भी पता चलता है कि शिवा की कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी और पूरे वर्ल्ड में कितनी ज्यादा डिमांड थी। इसके अलावा कुछ समय पहले ही भारत ने या वर्ल्ड बैंक ने भी $500 मिलियन प्रोवाइड किए थे बांग्लादेश को, ताकि वो सभी प्रकार से अपनी रोड कनेक्टिविटी को प्रिपेयर कर सके अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ में। अब बांग्लादेश की बात करें तो कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, प्रेसिडेंट अब्दुल अहमद है। याद रखिएगा, शेख हसीना की सरकार जब बनती है वो हमेशा सपोर्ट करती है इंडिया को, और शेख हसीना की सरकार जब नहीं होती है बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध बिगड़ते चले जाते हैं। ये एक तरीके से सिस्टम है, बहुत सारा तगड़ा सिस्टम है कि अब जैसे कोई भी एक सरकार आएगी तो सपोर्ट करेगी, दूसरी आएगी तो सपोर्ट नहीं करेगी। अब अगला पॉइंट आता है कि एडीबी का अर्थ होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव करता है $3 मिलियन, यानी कि लगभग 22 करोड़ रुपए, ताकि पैसे को इस्तेमाल किया जा सके पैसिफिक डिजास्टर रिस्पांस के नाम पर। फाइनेंस किया गया जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा, सपोर्ट होगी इमरजेंसी एड के नाम पर भारत के अंदर और एशियन कंट्रीज के अंदर कोविड-19 की परिस्थिति को लेकर। इस पैसे को यूटिलाइज किया जाएगा थर्मल स्कैनर्स लगाने में, ताकि पूरी की पूरी तरीके से जहां जहां पब्लिक प्रोक्योरमेंट या पब्लिक इकट्ठी होती है वहां पर पूरी तरीके से सैनिटाइज करके सारी के सारी कचरे को निकाला जा सके। यह सर्विलांस के भी काम आएगा और इन्फेक्टेड एरियाज को, इन्फेक्शन को डिटेक्ट करेगा पहले, और पहले ही ट्रीटमेंट करना शुरू हो जाएगा, जिससे कि देरी में फर्क ही ना पड़े और तेजी से हम इस बीमारी को सर्च कर पाए। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसको बूस्ट किया जाएगा पब्लिक हेल्थ मेजरमेंट के नाम पर। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि 20 मिलियन जो प्रोवाइड किया गया यूएसडी एक्सपेंडेड असिस्टेंट के नाम पर, वो भी पेंडेमिक रिसोर्स को उठाने के लिए 13 अप्रैल 2020 को ये शुरू किया गया था, जिसमें कोविड-19 के जो रिस्पॉन्स ऑप्शंस है उनको तैयार किया जाए। एक सिंपल सी बात, पूरा वर्ल्ड इस समय सपोर्ट करने में लगा हुआ है ताकि इस बीमारी को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। बहुत छोटा सा तरीका है कि इस बीमारी को अगर खत्म नहीं किया जा सकता अभी के नाम पर, तो ये बीमारी बढ़ती जाएगी और बढ़ने के नाम पर और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। इसके अलावा अगर बात करें एडीबी बैंक की, तो चेयरपर्सन है होंग नाम की, प्रेसिडेंट है मत्सुगा अस्कावा, हेडक्वार्टर मेट्रो मैनिला फिलीपींस के अंदर। मोटो एक सिंपल सा है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा, गरीबी हटाना, भूखमरी बीमारी हटाना एशियन पैसिफिक रीजन के अंदर। इससे रिलेटेड अभी न्यूज और भी है कि वर्ल्ड बैंक बोर्ड जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, इन्होंने अप्रूव किए $400 मिलियन मल्टी सपोर्ट के नाम पर, कोस्टल और मरीन रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए सी लेवल राइज को और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। अगली न्यूज हमारे पास आती है अभी वीडियो बना रहे हो गया, बताओ क्या जली पड़ी हमारी केवल एक ही केबल है, सन 2 लैपटॉप चार्ज कर। अब मेरे को 1 घंटा दे दो, मैं अपना लैपटॉप चार्ज करके दे दूंगा आपको।
नेक्स्ट न्यूज आती है हमारे पास CSIR-CSIO अलॉन्ग विद अमेशियस इंडियन डेवलपमेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकंटामिनेशन बॉक्स बनाया गया। एक तरीके से एक बॉक्स बनाया गया है। इस बॉक्स के अंदर सुरक्षा नाम दिया गया है, जिसके अंदर इसकी वेवलेंथ यानी यूवीसी लाइट की वेवलेंथ से मात्र 10 से 15 मिनट की हीट के अंदर सारा का सारा सेक्शन जो होगा वायरस का समाप्त हो जाएगा। यहां पर आप अपनी कंटामिनेशन जोन समझ सकते हैं, एक तरीके से जहां पर डीकंटामिनेशन होगा, सारे के सारे जो कीटाणु हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इसको लॉन्च किया गया IIT गुवाहाटी के द्वारा। एक तरीके से यूवी अस्त्र बनाया गया, मतलब कहने का अल्ट्रा वायलेट रेज को खत्म करने के लिए एक अस्त्र बनाया गया, जो कुछ ही समय के अंदर सारे बैक्टीरिया को स्टेरलाइज कर देगा, बैक्टीरिया को किल कर देगा और आगे भविष्य में इसके खत्म होने के पूरे आसार हो जाएंगे, इन्फेक्शन कम हो जाएगा। डायरेक्टर इसके अगर बात करें CSIO के तो अनंत रामकृष्ण है, हेडक्वार्टर चंडीगढ़ के अंदर है। पूरे विश्व के अंदर इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया गया जुलाई 29 को। इसका मेन पर्सपेक्टिव क्या है? मेन पर्सपेक्टिव सिंपल सा है कि जितने भी जानवरों की संख्या कम होती जा रही है, जिसमें स्पेशली टाइगर, लायन, इन सभी की संख्या को बढ़ाना है, मेंटेन करना है, इनको रिहैबिलिटेट करना है। इसको पहली बार ग्लोबल टाइगर डे के नाम से 2011 29 जुलाई को बनाया गया था। इसका जो स्लोगन रखा गया वो था देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। बैकग्राउंड की बात करते हैं तो 2010 के अंदर 23 नवंबर को पहली बार सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर इसे पहला इंटरनेशनल डे बनाया गया था। तो उसके बाद से इसे तब से लगातार चलते जा रहे हैं और फाइनली 29 तारीख डिक्लेयर कर दी गई। इनका एक ही एम है, जिसके अंदर टाइगर्स को, रिमेनिंग टाइगर्स को बचाना और पॉपुलेशन को बढ़ाना। इसके अंदर कौन कौन से देश हैं? भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड, वियतनाम। अब इन्होंने एक तरीका बनाया है जिसमें जानवरों को बचाना है, तो रिजर्वेशन बतानी है। इसी के आधार पर अब भारत के कदम क्या है? 28 जुलाई 2020 को भारत ने ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेट किया। प्रकाश जावड़ेकर जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के, इनके आधार पर चौथा सबसे बड़ा टाइगर एस्टिमेशन प्रोग्राम चलाया गया, जिसके अंदर सारी की सारी पॉपुलेशन को बचाना है और उनको इंप्रूव करना है। वैसे भी भारत ने 2014 में भारत में टाइगर्स से 1400 और 2019 में टाइगर्स हुए 2967 और ये 2030 तक हम इसे 6000 से 10,000 की संख्या में पहुंचाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि टाइगर्स को प्रिजर्व किया जा सके। तो इससे रिलेटेड डिटेल एक बहुत सिंपल सा है कि इससे रिलेटेड टाइगर्स को रखने के लिए अच्छी जगह, अच्छा खान पान, अच्छे पैच और अच्छी फसल, अच्छे जो फॉरेस्ट हैं वो बनाए जाएं, ताकि रिजर्व बनाने के बाद में इनको बचाया जा सके। इसके बाद कोयम्बटूर जो है सबसे बड़ा क्षेत्र बनता है, जहां पर 231 टाइगर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अदर इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो अदर इनिशिएटिव बहुत जबरदस्त हैं। इसके अंदर कुछ समय पहले ही लीडार नाम का एक प्रोग्राम चलाया गया, जहां पर टाइगर्स के अलावा लायंस को भी बचाने के लिए बहुत सारे काम किए गए। टाइगर्स के अलावा लायंस को भी बचाना, एनवायरमेंट मिनिस्टर्स जो है बहुत तेजी से इस पर काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले भी, अभी 3 से 5 दिन पहले ही भारत ने वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग जो है, यानी कि इनकी जो एक तरीके से स्मगलिंग होती, जानवरों को मारकर बेचने पर, उस पर काफी ज्यादा सख्ती कर दी है। पकड़े जाने पर 10 साल तक की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना थोपा गया है। तो इस पर भारत ने 70% आबादी को बचाने का प्रोग्राम बनाया और आगे थोड़े ही टाइम पीरियड में बचे हुए 30%, जो 70% जो बच रहे हैं वो रिजर्वियर्स के अंदर बच रहे हैं, मतलब कि जो रिजर्वेशन प्लेसेस हैं वहां बच रहे हैं, 30% आउटसाइड में। तो इन सबको बढ़ाकर आगे और तेज करना है। यूनाइटेड नेशंस की वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट के आधार पर चाइना जो है, चाइना हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, सबसे ज्यादा बड़े स्मगलर्स हो चुके हैं, जिनको डिमांड होती है, टाइगर्स को डिमांड करते हैं टाइगर्स की, उनको खाने के लिए, उनकी स्किन्स के बने सामान के लिए। तो उसके लिए उनकी पॉपुलेशन के लिए काफी ज्यादा सख्ती की जा रही है। अगर बात करते हैं इस मिनिस्ट्री की, तो यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं बाबुल सुप्रियो। अब इससे रिलेटेड, जैसे कि मैंने अभी बताया, ट्रैफिकिंग के बाद में लायंस को बचाने के लिए भी काफ़ी कोशिश की जा रही है। जानवरों की जो बेसिकली क्या है, अभी पेंगोलिन की भी बहुत ज़्यादा पता चल रहा था कि स्मगलिंग हो रही, तो उस पर भी रोक लगाई जा रही। तो भारत अभी इस समय में पूरी कोशिश में है कि इनको, जानवरों को डिपार्ट होने से या बेसिकली बाहर जाने से रोका जा सके। अगला पॉइंट आता है पूरे विश्व के अंदर विट्रो
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डे, इसे IVF डे कहा जाता है। IVF डे को सेलिब्रेट किया गया 25 जुलाई को। ऐसे अब ये 25 जुलाई की बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा कि पहला टेस्ट बेबी लुइस ब्राउन के द्वारा चलाया गया था। लुइस ब्राउन ने यूनाइटेड किंगडम के रॉयल ओल्डहैम हॉस्पिटल के अंदर पहली बार इस बच्चे को ढंग से प्रॉपर्ली हेल्दी बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी को चलाया था। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्यों जरूरत होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है कि जैसे अभी आपने एक मूवी आई थी, अभी कौन सी मूवी आई थी, गुड न्यूज के अंदर यही फैसिलिटी थी, जिसमें क्या होता है कि माता या पिता दोनों में से यदि कोई भी असक्षम है बच्चे को जन्म देने में, तो उस परिस्थिति के अंदर क्या होगा, उस बच्चे के लिए माता के गर्भ में बच्चे को छोड़ा जाएगा और उस टेक्नोलॉजी के आधार पर माता सक्षम हो पाएगी बच्चे को जन्म देने में। तो इस टेक्नोलॉजी को पहली बार 1978 में लाया गया था। 1978 के अंदर धीरे धीरे इसको और तेज किया गया। तेज करने के बाद में इस प्रोसेस से उन माताओं को बच्चे मिलने लगे जिनके पास बच्चे होने में असक्षमता आ रही थी। तो अब इस प्रोसेस में ये काम तेजी से चलाया जाता है। इसके बहुत सारे की फीचर्स है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बढ़ाना है, IVF को बढ़ाना है, लेकिन अभी हाल ही में भारत ने बहुत ज्यादा कदम उठाए ऐसी रॉन्ग फैसिलिटीज को लेते हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इलीगल क्लिनिक्स बन चुके थे, महिलाओं को गलत तरीके से यूज किया जा रहा था और लोग जो थे बच्चों की ट्रैफिकिंग करने लग गए थे, बेचा जा रहा था बच्चों को और इसको इलीगल वेज में बढ़ाया जा रहा था। तो भारत ने इन क्लिनिक्स पर भी काफी सख्ती कर दी है। अभी जनवरी के अंदर ही बदलाव आया जिनमें से इन क्लिनिक्स पर काफी सख्ती कर दी है। मेडिकल टूरिज्म इस चीज के लिए बंद कर दिया गया है, इस चीज के लिए बंद कर दिया गया है कि यानी विदेशों से लोग यहां पर बच्चे लेने के लिए, खरीदने के लिए अब नहीं आ पाएंगे। तो बहुत सारे सख्त कदम उठाए गए हैं ताकि अडॉप्शन की प्रक्रिया भी रोकी जा सके। अडॉप्शन यानी गोद लेने की प्रक्रिया पे भी काफी कंट्रोल किया गया कि अदर विदेशों से कंट्रोल कर दिया गया कि अगर अडॉप्ट करना है तो उस पर भी आपको पूरा लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आए और बच्चे को फॉलो उठा लिया, ऐसा नहीं हो सकता। अगला न्यूज आता है यूनाइटेड किंगडम और इंडिया दोनों मिलकर गुजरात राज्य के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, तेज करने के लिए, अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए काफी कदम उठा रहे हैं। तो 28 जुलाई को बेसिकली ये कदम उठाया गया, MOU साइन किया गया, तो रिप्रेजेंट न्यूज में कल किया गया और आज इसकी सारी जानकारी आपके पास आ रही है। इसका एक ही मेन मोटिव है इंडस्ट्रियल सेक्शंस को उठाना ताकि कारोबार बढ़े। इसके अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाए जाएंगे, बच्चों को प्रिपेयर किया जाएगा ताकि फर्दर आगे अपने आप को और स्ट्रांगली बच्चे रिप्रेजेंट कर सकें और भविष्य में मेक इन इंडिया प्रोग्राम को और तेजी मिल सके। इसका एक ही ऑब्जेक्टिव, और क्या ऑब्जेक्टिव है, गुजरात के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट को इंक्रीज करना है, स्ट्रेंथन करना है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज का मिलकर गुजरात के साथ में, इसके अंदर कई सारे ऑब्जेक्टिव्स रखे गए। इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स में सबसे पहला है इकोनॉमिक और सोशल रिसिलियंस बढ़ाना है, यानी कि इकोनॉमी तो उठेगी ही उठेगी, उसके साथ साथ समाज का भी उत्थान करना है। उत्थान करने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत को और मजबूती से पार्टनरशिप के आधार पर चलाना है, मार्केट में एक्सेस बढ़ाना है, बिजनेस को बढ़ाना है और अदर इश्यूज को सॉल्व करना है और इस समय गिरती हुई इकोनॉमी को बचाने के काफी सारे काम करने हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए काफी सारे प्रोसेसेस चलाए जा रहे हैं। तो अब हमारे पास UKIBC के जो ग्रुप CEO हैं वो कौन है? रिचर्ड हेराल्ड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, केनविन मैकॉल और हेडक्वार्टर लंदन UK के अंदर है। अबाउट गुजरात, तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत और कैपिटल बनती है गांधीनगर। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी न्यूज़ है। अभी UK और इंडिया ने मिलकर डिफेंस के टाइज किए हैं ताकि एक दूसरे को सहायता करें और आपको पता होना चाहिए कि अभी साउथ चाइना सी के अंदर मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज चलाई जा रही ताकि इनको चाइना के बढ़ते हुए कदमों को रोका जा सके। तो इसके अलावा गुजरात ने अभी एक और MOU साइन किया, फ्लाइंग कार मेकर, डच फ्लाइंग कार मेकर है पालवी उसके साथ में, ताकि भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जा सके। इसके बाद आज की आखिरी न्यूज आती है हमारे पास, PFC साइन करता है IIT कानपुर के साथ में ताकि रिसर्च बढ़ाई जा सके, ट्रेनिंग बढ़ाई जा सके और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को तेज कर सकें ताकि स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी आपके देश में और तेजी से बन सके। इसके अंदर आपके देश में भविष्य में एक तरीके से कोर्स, सिलेबस, एजुकेशन का पार्ट जुड़ जाएगा ताकि आप अपने देश के अंदर ही इन चीजों को लेकर मैन्युफैक्चरिंग और अलग अलग व्यापार को बढ़ाएं। इसका सारा का सारा बजट जो फाइनेंशियल असिस्टेंट का है वो होगा 2.38 करोड़ का IIT कानपुर के साथ में अंडर CSR इनिशिएटिव। अब इसके अंदर जो होगा आने वाले टाइम पीरियड में दोस्तों, सबसे बड़ी चीज क्या है?
सपोज कीजिए हमारे देश में सारी चीज़ें बाहर से आ रही हैं, अगर वही चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग भारत में होने लग जाता है तो भारत में होने के बाद आपको बाहर मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आने वाले टाइम पीरियड में भारत सशक्त होगा और वही चीज़ें भारत बनाकर विदेशों को सेल कर सकता है। तो इसके अंदर आईआईटी कानपुर में 90 पार्टिसिपेंट्स थे। आईआईटी कानपुर के ट्रेनिंग में 90 पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया। 9 सेलेक्टेड कैंडिडेट से जो कि फेलोशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आगे अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट करेंगे। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी न्यूज है जिसमें मेक इन इंडिया प्रोग्राम को हर तरीके से रिप्रेजेंट करने की मुहिम शुरू की गई है। अगर आईआईटी कानपुर की बात करते हैं तो चेयरमैन है के राधाकृष्ण, डायरेक्टर है प्रोफेसर अभय करंदीकर, लोकेशन है कल्याणपुर कानपुर उत्तर प्रदेश। और अगर बात करते हैं पीएफसी की तो पावर फाइनेंस ऑपरेशन है जिसमें चेयरमैन और एमडी है रविंद्र सिंह ढिल्लों और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो इसी प्रकार से ये वीडियो अंत होता है। यदि आप इस टॉपिक की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम में ग्रुप है टेलीग्राम ऐप पर जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय के मोहन सर। आप इसको ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सभी देश की पीडीएफ प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।